नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस एनसीईआरटी हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की। इसके अलावा एचएट 2023 टीजीटी पीजीटी हिंदी की। तो आज की क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी हिंदी से आरोह भाग 2 से एक पाठ है, उसमें जूझ, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, ये क्लास एचपीएससी पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए तो है ही स्पेशल। इसके अलावा जिस बच्चे ने एस्टेट देना है पीजीटी हिंदी, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ही रहेगी। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। जो जूझ ये रचना है, ये आनंद जादव की रचना है और उन्हीं के बहुचर्चित उपन्यास जूझ का एक अंश है। ठीक है, तो इसमें सारी कहानी क्या है कि जो आनंद होते हैं, आनंद वो पढ़ने में उनकी काफ़ी रुचि होती है, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पिताजी उन्हें 5वीं कक्षा से हटाकर खेत के काम में लगा देते हैं। लेकिन उसकी जो रुचि होती है वो पढ़ने में अधिक होती है, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि मैं दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर सकूं। तो उसके लिए वो गांव के मुखिया दत्ता जी से सिफारिश करते हैं और इसके कारण वो दोबारा स्कूल में लग भी जाते हैं। ठीक है, तो उसके पिताजी मान जाते हैं। पहले अपनी माँ से कहते हैं कि पिताजी को बोलो कि मैं स्कूल पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन नहीं मानते। फिर दत्ता जी के कहने पर स्कूल लग जाते हैं आनंदा दोबारा। किस तरीके से वो कविताएं पढ़ने लगते हैं, कविताएं खुद बनाने लगते हैं, ये सारी कहानी है उसमें। तो पढ़ते हैं किस प्रकार से प्रश्न इसमें बन सकते हैं। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक कौन है, आनंदा, की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। जूझ उपन्यास आनंद जादव द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ है। तो पीजीटी हिंदी एस्टेट वाले कैंडिडेट के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही तो प्रश्न बनते हैं कि जो जूझ उपन्यास है वो किस शैली में लिखा हुआ है, तो आत्मकथात्मक शैली में। ठीक है, किसका लिखा हुआ है, आनंद यादव का। इस उपन्यास का कथानायक स्वयं लेखक आनंद है। वे आनंद नामक कथानायक के संघर्षपूर्ण जीवन गाथा का वर्णन करता है, क्योंकि आनंदा का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ होता है। सारा दिन खेत में काम करना पड़ता है। ठीक है, जूझ शब्द का अर्थ ही क्या होता है, संघर्ष। कथानायक का जो चरित्र जूझ उपन्यास के प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है, उसमें उनकी पाठशाला जाने की प्रबल इच्छा शक्ति और इच्छा पूर्ति के लिए संघर्ष गाथा है। मतलब वो पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही उनकी तीव्र इच्छा है, इच्छा शक्ति है, और इस इच्छा शक्ति के बलबूते पर ही वो अपनी इच्छा को पूर्ण कर पाते हैं। संपूर्ण उपन्यास कथानायक के संघर्ष को रेखांकित करता है। जूझ उपन्यास का कथानायक आनंद फिर से 5वीं कक्षा में प्रवेश चाहता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस कक्षा से उसने पढ़ाई छोड़ी थी और वापस किस कक्षा में लगता है, वो पढ़ने लगता है। पिछले वर्ष उसके पिता ने उसे परीक्षा देने से पूर्व ही उसे स्कूल से हटा लिया था। इस वर्ष फिर उसका मन स्कूल जाने के लिए बेचैन रहता है। वह अपनी माँ से बार बार प्रार्थना करता है कि वह मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए पिताजी को मनाए, परंतु उसकी माँ भी पिताजी से सहमी रहती है। पिछले वर्ष जब से आनंद ने स्कूल छोड़ा था, वह सारा दिन अकेला काम करता रहता है, जबकि उसके पिता सारा दिन गांव में घूमता रहता है। माँ को बार बार कहकर वह गांव के मुखिया दत्ताजी राव के माध्यम से पिताजी पर दबाव डलवाने में सफल हो जाता है। उसकी माँ और वह स्वयं दत्ताजी राव को प्रार्थना करते हैं कि वह पिताजी पर दबाव डालें, ताकि मैं स्कूल में पढ़ लिख कर कोई नौकरी प्राप्त कर सकूं अथवा कोई व्यापार शुरू कर सकूं। दत्ताजी राव पिताजी को अपने बाड़े में बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाते हैं तथा उन्हें वाध्य करते हैं कि वह स्वयं खेतों में काम करे और बेटे को स्कूल भेजे। घर आकर पिताजी ने आनंद को खूब डांटने के बाद आनंद को स्कूल जाने की अनुमति दे दी। आनंद खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। आनंद जब पहली बार कक्षा में गया तो वहाँ केवल गली के 2 लड़के ही उसे पहचानते थे, क्योंकि उसका अपनी कक्षा से तो गैप पड़ गया था। जो उसकी जान पहचान के बच्चे थे वो आगे चले गए थे और वो पिछली कक्षा में ही दाखिल हुआ था। ठीक है, अब इस कक्षा में सभी उससे छोटे बच्चे थे, जिन्हें वह कम अकल वाला समझता था। आज उनके साथ बैठकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, परंतु वह मजबूर था
और कोई चारा नहीं था और कोई रास्ता ही नहीं था। उसकी कक्षा में एक शरारती लड़का चाहवान था जो उसकी धोती को बार बार खींचता है तथा उसके गमछे को इधर उधर फेंकता है। आनंद बहुत दुखी था। आधी छुट्टी में भी कुछ शरारती लड़कों ने उसे खूब तंग किया। एक बार तो उसे लगा कि इस कक्षा से बढ़िया तो मैं खेतों में काम करता ही ठीक था, ठीक है, जहाँ कोई तंग करने वाला तो नहीं था। धीरे धीरे उसका मन कक्षा में रमने लगा। वह वसंत पाटिल नामक लड़के के पास बैठने लगा जो गणित विषय में बहुत होशियार था। तो गणित विषय में जो बच्चा बहुत होशियार था उसका नाम क्या था? बसंत पाटिल। आनंद को भी लगा कि वह गणित के सवाल निकालकर बसंत पाटिल की तरह होशियार बन जाएगा, इसीलिए वह घर जाकर खूब मेहनत करता और स्कूल में बसंत पाटिल के साथ दोस्ती का फ़ायदा उठाकर गणित विषय में होशियार हो गया। अब वह भी पाटिल की तरह जल्दी जल्दी गणित के सवाल निकालने लगा था। मराठी के अध्यापक स्कूल में कोई कविता पढ़ाते समय उसमें पूरी तरह डूब जाते थे। वे कविता को गुनगुनाते और अभिनय भी करते थे। तो कौन से अध्यापक थे जो कविता बड़े अच्छे तरीके से गाते थे, गुनगुनाते थे, अभिनय करते थे? मराठी के अध्यापक थे। आनंद को लगा कि वह भी कविता गा सकता है तथा अभिनय भी कर सकता है। जो कविता कक्षा में पढ़ाई जाती वह उसे खेतों में पानी लगाते समय खूब जोर जोर से गाया करता था। पहले जब वह अकेला होता था तो उसे बोरियत महसूस होती थी, परंतु अब वह अकेले में नई कविताएं बनाता और उन्हें अभिनय के साथ गाया करता था। इन कविताओं ने उसकी जीवन शैली ही बदल दी। इस प्रकार इस कथा वस्तु के वर्णन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि कथा नायक में संघर्ष करना केंद्रीय चारित्रिक विशेषता है। वह संघर्ष करता है तथा जीवन को सफल बनाना चाहता है। संघर्ष से वह घबराता नहीं बल्कि संघर्ष को आदत बनाता है। संपूर्ण कथा वस्तु में वह संघर्ष करता है, उसकी अपनी स्कूल जाने की इच्छा को पूरा करता तथा एक बाल कवि के रूप में सफल होता है। स्वयं हाँ, तो ये बाल कवि के रूप में सफल हो जाता है, मतलब कि उसका मन भी खेत में, सारी चीज़ें आप समझ गए कि खेत में काम करते समय भी उसका मन कविताएं बोलने में, गाने में व्यस्त रहता है, तो उसका मतलब सारा ध्यान उस और ही लगा हुआ है। अगला जो हमारा प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? अब पहले तो वो अपने अध्यापक की कविताएं ध्यान से सुनता था कि किस तरीके से वो बोलते हैं, गाते हैं, किससे लय से गाते हैं या अभिनय करते हैं, फिर उनकी ही नकल करता खुद ब खुद। फिर मतलब कैसे करते करते कविता बनाने लगा, खुद अपनी कविताएं बना के उसका भी अभिनय के साथ गायन करने लगा। तो इसी तरीके से उसमें आत्मविश्वास आ गया। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? लेखक जब 5वीं कक्षा के विद्यार्थी थे तब उनकी कक्षा में सौंदलगेकर नामक अध्यापक, अब अध्यापक का नाम आया, मेरे ध्यान से रह गया था ये, मराठी का जो अध्यापक था उसका क्या नाम था? सौंदलगेकर नामक अध्यापक मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं कविता में पूरी तरह से डूब जाते थे। उनका गला सुरीला था तथा छंद बनाने की बढ़िया चाल भी थी। मराठी के साथ उन्हें अंग्रेजी की नई कविताएं कंठस्थ थी। वे कविता को गाते समय लय, गति, यति और ताल का बखूबी प्रयोग करते थे, मतलब कि एक कविता को लय, गति, यति के साथ गाया करते थे। लेखक जब उनसे कविता सुना करते थे तो वे भी कविता के भावों में पूरी तरह से रम जाते थे। वे मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, ताल, रस और चाल को पूरी तालीनता के साथ सुना करते थे। वहीं से वे काव्य में पूरी रुचि लेने लगे थे। तो मतलब कि उस अध्यापक को, सौंदलगेकर अध्यापक को सुन सुन के, देख देख के उनकी रुचि कविता में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि वे खुद से कविता बनाने लगे और उसका अच्छे से गायन वगैरह करने लगे थे। जब वे खेतों में काम करते थे उस समय मास्टर की भांति वो पूरे हाव भाव, यति, गति और आरोह अवरोह के अनुसार कविता गाया करते थे। जिस प्रकार मास्टर जी अभिनय करते थे वे उसी प्रकार अभिनय किया करते थे। कविता गाते समय उन्हें यह भी पता नहीं चलता था कि क्यारियां पानी से कब भर गई, मतलब इतना खो जाते थे। मास्टर जी भी आनंद के कविता गाने में रुचि लेने लग गए थे। उन्होंने बड़ी कक्षा के बच्चों के सामने आनंद को कविता सुनाने के लिए कहा और आनंद ने इस अवसर का पूरा खूब फ़ायदा उठाया। मतलब कि वो तैयार थे, उन्होंने अच्छी कविता तैयार वगैरह कर रखी थी, तो जैसे ही मौका मिला तो उन्होंने कविता सुनाई। अब वे अपने आसपास, अपने गांव और खेतों के दृश्यों की कविता बनाने लगे थे। मतलब कि जो कवि होता है कहीं से भी कुछ भी बना लेता है। इसी तरीके से आनंद को जहाँ भी कुछ दिखता तो उससे क्या करने लगा, वो कविता बनाने लगा, चाहे उसका आसपास हो, गांव हो, खेत हो, खेत के दृश्य हों।
भैंस चराते चराते जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगे। जब रविवार के दिन कोई कविता बन जाती तो अगले दिन मास्टर जी को दिखाता और सुनाता। मास्टर जी उन्हें शाबाशी देते। मास्टर जी ने उन्हें भाषा शैली, छंद, अलंकारों के साथ साथ शुद्ध लेखन की बारीकियां सिखा दी। तो मास्टर जी भी उन्हें पूरा प्रोत्साहन दे रहे थे, मतलब अगर कोई कमी थी तो उसमें सुधार कर रहे थे, नहीं तो नई चीज़ें बता रहे थे, कैसे छंद का ध्यान रखना है, कैसे कौन सी शैली होनी चाहिए, किस प्रकार से अलंकार होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मास्टर जी आनंद को सिखा रहे थे। वे उन्हें अलग अलग प्रकार की कविताओं के संग्रह देते, मतलब कि पढ़ने से भी ज़्यादा ज्ञान मिलता है, मतलब अधिक कवियों की और तरीके की वो कविताएं पढ़ते तो उसी तरीके से उनका जो लेखन था या मतलब कविता बनाने की जो कला थी वो और निखरती गई। इस प्रकार लगातार अभ्यास से वे मराठी में कविताएं लिखने लगे। उन पर कविता लिखते समय शब्दों का नशा चढ़ने लगा। इस प्रकार लेखक के मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास हुआ। तो अभ्यास से कुछ भी हो सकता है, मतलब अभ्यास करते, मेहनत करते, परिश्रम करते, तो इस तरीके से एक लगन थी जिसके कारण वो मतलब कविता अच्छी रचने लग गए थे और एक अच्छा आत्मविश्वास आ गया था। ठीक है, तो अगला जो हमारा प्रश्न है, मतलब इस पार्ट से मैंने वो प्रश्न लिए हैं जिनको पढ़ने से कैसा भी प्रश्न आ जाए आप आंसर कर पाएँ। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो। मतलब कि जोर से अगर कोई प्रश्न बनता है, जब सारी कथा आपके सामने है, आपको एक एक चीज़ पता चल गई, तो आप आराम से, बड़े आराम से प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, आपको तो मतलब 300 शब्द तो क्या, बहुत सारा लिख पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। अब सौंदलगेकर की अध्यापन की विशेषताएं हमें लिखनी है। बहुत कुछ हमने पढ़ लिया, कितनी चीज़ें हमने 2 प्रश्नों में ही देख ली, तो बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं। श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कौन सी विशेषताएं? श्री सौंदलगेकर कविता के अध्यापन के साथ कविता गाया भी करते थे। मतलब वो कविता को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, गाकर अच्छे लय से, लय यति गति से गाकर पढ़ाते थे, मतलब साथ में गायन करते थे। वे गायन के साथ साथ हाव भाव के अनुसार अभिनय भी किया करते थे। जैसे छोटे बच्चों को अभिनय करके कविताएं करवाई जाती हैं, तो वैसे ही वो किया करते थे। वे कविता को गाते समय लय, गति, जति, ताल का पूर्ण ध्यान रखते थे। कविता के साथ साथ उनके कवियों से अपनी मुलाकात के संस्मरण भी सुनाया करते थे। जैसे मतलब उनका इस तरीके से इंटरेस्ट था जो कविता में, कवियों से मुलाकात करते, मिलके आते, तो उनका भी वो विवरण बच्चों को सुनाया करते थे। वे कभी कभी स्वरचित कविता भी कक्षा में सुनाया करते थे। अपने आप बनाई हुई कविताओं को भी वे कक्षा में सुनाते थे। ठीक है, तो अगला जो हमारा प्रश्न है ये तो मुश्किल नहीं था क्योंकि इसके बारे में हमने सारा ही पढ़ लिया। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? वैसे तो हमने पढ़ लिया, अच्छे से लिख पाएंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं ताकि कोई आपका डाउट ही ना बचे। मास्टर सौंदलगेकर लेखक की 5वीं कक्षा में मराठी पढ़ाते थे। वे कविता पढ़ाते समय स्वयं भी उसमें डूब जाते थे। उनके पास सुरीला गला था, छंद का ज्ञान था। उन्हें मराठी के साथ अंग्रेजी की कुछ कविताएं भी याद थी। जब वे कविता सुनाते थे तब साथ साथ अभिनय भी करते थे। लेखक उनकी कविताएं पूरी तल्लीनता से सुनते थे। वे अपनी आंखों और कानों की पूरी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, गति, जति, चाल और रसों का स्वादन किया करते थे। लेखक खेतों में पानी लगाते समय खुले गले से मास्टर जी के हाव भाव और आरोह अवरोह के अनुसार कविताएं गाया करते थे। जिस प्रकार मास्टर जी अभिनय करते थे उसी प्रकार लेखक भी अभिनय करते थे। इस प्रकार लेखक भी कविताओं के साथ खेलने लगे। इन कविताओं के माध्यम से लेखक में नई रुचियां पैदा होने लगी। ठीक है, तो मतलब कि खुद लेखक भी कविताओं के साथ खेलने लग गए, उन्हें बहुत ही अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो उनकी रुचियां और पैदा हो गई कविताओं के प्रति। पहले जब वे खेतों में पानी लगाते थे तो उस समय उन्हें अकेलापन खटकता था। अगर काम करते समय कोई साथ नहीं है तो उन्हें बोरियत होती थी, इसीलिए कोई ना कोई साथ होना चाहिए। लेकिन कविता के प्रति लगाव होने के पश्चात उन्हें अकेलापन नहीं खटकता था, बल्कि अब उन्हें अकेलापन अच्छा लगता था, क्योंकि अकेलेपन में कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकती है। ठीक है, मतलब कि पहले बार बार यह बात भी आई है ना कि वो आनंद खेतों में अकेला काम किया करता था,
तो इसका मतलब उन्हें पहले अकेलापन खलता रहता था, अच्छा नहीं लगता था। जब से उनका कविता से प्यार हो गया, मोह हो गया, तो अब उन्हें अकेलापन भी नहीं लगता था। मतलब उसे अच्छा लगता था कि खुले गले से अपनी कविताएं वो गा सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं। ठीक है, कविता के भाव के अनुसार अभिनय भी किया जा सकता है। लेखक अब कविता गाते गाते नाचने भी लगा था। इस प्रकार कविता के प्रति लगाव ने लेखक के अकेलेपन की धारणा को ही बदल दिया। ठीक है, तो बड़ा आसान सा प्रश्न था। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। तो आपको पता ही है कि किसका रवैया सही था। दत्ताजी का, जो मतलब आनंद को दोबारा लगाने के पक्ष में थे, पढ़ाने के पक्ष में थे। तो यही इसमें सारा लिखना है। यूज आनंद यादव का एक बहुचर्चित उपन्यास है जो कि आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लेखक के जीवन से ही जुड़ा भी है। लेखक के पिता लेखक को 5वीं कक्षा से हटाकर खेतों के काम में लगा देते हैं। लेखक को यह बात बहुत बुरी लगती है। वे बार बार यह सोचते हैं कि कोई उनके पिता को समझा दे ताकि वे फिर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। एक दिन अपनी माँ के साथ कंडे थापते हुए उसने अपनी माँ के समक्ष अपनी मंशा व्यक्त की और इच्छा व्यक्त की मतलब, और माँ और बेटे दोनों गांव के मुखिया दत्ताजी राव के पास पिता पर द्वार डलवाने की योजना बनाते हैं। तो मतलब कि उनका रोव था दत्ताजी राव का, और माँ और बेटा दोनों को पता था कि उनकी बात उनके पिता नहीं टाल सकेंगे, इसीलिए उनके पास सिफारिश लेके जाते हैं। लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में काम करके कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों में काम करके कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। वे मानते हैं कि यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। अगर मैं पढ़ लिख गया तो कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी या कोई व्यापार करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। रात के समय माँ बेटा जब दत्ताजी राव के घर जाकर पूरी बात बताते हैं तो दत्ताजी राव पिताजी को बुलाकर खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तू सारा दिन क्या करता है? बेटे और पत्नी को खेतों में जोत कर तू सारा दिन सांड की तरह घूमता रहता है। कल से बेटे को स्कूल भेज, अगर पैसे नहीं है तो फीस मैं भर दूंगा। परंतु पिताजी को यह सब कुछ बुरा लगा। दत्ताजी राव के सामने हाँ करने के बावजूद भी आनंद को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे। मतलब सामने तो हाँ कर दी, लेकिन अंदर से नहीं मान रहे थे आनंद को स्कूल भेजने के लिए उसके पिताजी। इसीलिए बेटे को कहते हैं कि स्कूल से आने के बाद खेतों में यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में यहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं मुझ तुझे। मतलब कि उन्हें धमकी दी गई कि अगर स्कूल से सीधे काम खेत में आके काम नहीं किया तो तेरी मैं बुरी हालत कर दूंगा। ठीक है, तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार है, मुझे मालूम है, बलिस्टर नहीं होने वाला है तू। इस प्रकार लेखक और उनके पिताजी की सोच में एक बड़ा अंतर है। लेखक और उसके पिताजी में की सोच में बहुत बड़ा ही अंतर है। हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया लेखक के पिता की सोच से ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने लिखने के पक्ष में थे। क्योंकि पढ़ने लिखने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपने और समाज के बारे में ठीक से समझ सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नौकरी कर सकता है अथवा अपने व्यापार को ठीक से चला सकता है। तो यह बिल्कुल सही है कि पढ़ाई व्यक्ति के विकास में सहायक सिद्ध होती है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ती है। खेतों में सारा दिन काम करने वाला लेखक अब गणित के सवाल झट से हल कर देता है। वह अब कविता करने लगा है। कविता लिखने के साथ उन्हें गाता है और हाव भाव के अनुसार अभिनय भी करता है। उनके मन में छिपी प्रतिभा पढ़ाई के माध्यम से बाहर आ जाती है। इस प्रकार पढ़ाई लिखाई किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होती है। तो पूरी बातें क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम इस तरीके का प्रश्न लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाएं। अनुमान से इस प्रश्न का आंसर करना है। ठीक है, तो मतलब क्या घटनाक्रम होता फिर? दत्ताजी राव जूझ उपन्यास में एक महत्वपूर्ण चरित्र हैं। वे गांव के बड़े व्यक्ति हैं। गांव के लोग उनके सामने दबते हैं। चूंकि लेखक के पिता ने लेखक को 5वीं कक्षा से हटाकर खेतों में काम लगा दिया था, इसीलिए लेखक के मन में यह विचार आया कि यदि पिताजी को कोई समझा दे तो मैं फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता हूँ। पढ़ाई से ही मेरा जीवन सुधर सकता है, वरना खेती के काम में ऐसे ही जिंदगी गुजर जाएगी और कुछ हाथ नहीं आएगा। इसीलिए वह अपनी माँ के साथ दत्ताजी राव के पास झूठ बोलकर के दादा सारा दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देते हैं।
तो उन्होंने झूठ क्या बोला था? अपने पिताजी के बारे में कहा था कि मेरे पिताजी सारा दिन कहाँ गुजार देते हैं? बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देते हैं, खेती के काम में हाथ नहीं बटाते। ये तो सच था कि सारा काम आनंद से वो लेते थे, खेत के काम में हाथ नहीं बटाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात को पक्का करने के लिए एक झूठ बोला कि वो सारा दिन कहाँ बिताते हैं? रखमाबाई के पास। माँ दत्ताजी राव को यह विश्वास दिलाती है कि दादा को सारे गांव में आज़ादी से घूमने को मिलता रहे, इसीलिए उन्होंने आनंद का पढ़ना बंद कर खेती में जोत दिया। बस यह सुनते ही दत्ताजी राव चिढ़ गए। बाद में उन्होंने दादा को बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाई और लेखक को सुबह पाठशाला जाने को कहा। इस प्रकार लेखक एक बार फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर पाता है। अगर लेखक की पढ़ाई शुरू करने में इस झूठ का सहारा न लिया जाता तो लेखक की सारी जिंदगी खेत जोतने में ही गुजर जाती। उनके मन में चंचलता और भावुकता समाप्त हो जाती। उसका कभी मन मचल कर रह जाता। मतलब एक कहते हैं ना कि जो भी प्रतिभा होती है जन्मजात होती है, कहा गया है तो काव्य के लक्षणों में ये कहा गया है कि जो प्रतिभा होती है जन्मजात होती है। तो कवि में भी ये प्रतिभा थी, वो कुछ कर सकते थे, लेकिन उसको दबाया जा रहा था। अगर उनको ये मौका ही ना मिलता पढ़ने का तो ये सारी प्रतिभा जो भी उनमें थी, कविता लिखने की, बोलने की, गायन करने की, सारी अंदर ही दबकर रह जाती। तो जिसमें प्रतिभा उसको बाहर निकलने का एक मौका भी मिलना जरूरी होता है। मराठी के मास्टर जी की सहायता से वह नए नए दृश्यों को देखकर कविता के छंद लिखने लगा था। कविता के भावों के अनुसार वह अभिनय और नृत्य भी करने लगा था। अगर उसकी पढ़ाई छूट जाती तो लेखक न केवल कहीं खो जाते बल्कि एक महान उपन्यासकार का भी वहाँ अंत हो जाता। तो हम जो पढ़ रहे हैं ऐसा उपन्यास के बारे में, तो ये हम कहाँ पढ़ पाते? अगर लेखक पढ़े तो लिखे, पढ़े तभी लिख पाए और तभी हम उनको पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर वो स्कूल ना जा पाते तो क्या स्थिति होती, ये समझ में आ गई होगी। अगला ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कथा नायक के पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते थे? समीक्षा करें। सारे मतलब एक कथा हमें घटना पूरी पता है तो किसी भी तरीके का प्रश्न हम आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा आइडिया होना जरूरी, हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसमें है क्या, पूरी रचना है वो किसके केंद्रित है, क्या बात है उसमें। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक लिखना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से हर प्रश्न को हल कर पाएँ। हमने सिल्वर बैडिंग पढ़ लिया और जिस बच्चे ने अच्छे से क्लास को सुना है, सिल्वर बैडिंग से कोई भी प्रश्न आ जाए वो आंसर कर पाएगा। इसी तरीके से आप जूझ पढ़ लिया। कल कोई और जो इम्पोर्टेंट लेसन होगा वो उसको हम पढ़ेंगे। कथानायक एक किसान के बेटे हैं जो पढ़ लिख कर कोई नौकरी करना चाहते हैं। कथानायक का मानना है कि नौकरी प्राप्त कर वे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि कथानायक के पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते थे? समीक्षा करें। तो आनंद क्या सोचते हैं कि नौकरी प्राप्त हो जाएगी अगर मैं पढ़ लूँगा तो, और जीवन सफल हो जाएगा, या फिर कोई व्यापार वगैरह कर लेगा। कथानायक के पिता दिवाली के 1 महीना बाद ही ईख पेरने का कोलू चलाना चाहते हैं। पिताजी का मानना है कि अगर कोलू जल्दी शुरू हो जाएगा तो ईख की अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। उनकी समझ थी कि अगर सबने अपने कोलू चला दिए तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाएगी और भाव नीचे गिर जाएगी, क्योंकि बाजार में बढ़िया गुड़ आ जाएगा और हमारे गुड़ की कीमत घट जाएगी। इसके विपरीत कथानायक की सोच थी कि ईख पकने के बाद ही गुड़ अधिक निकलेगा, क्योंकि देर तक खड़ी ईख में रस की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार गुड़ भी अधिक निकलेगा और मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। परंतु कथानायक के पिता अपनी सोच के अनुसार काम करना चाहते हैं, इसीलिए वे कथानायक को स्कूल जाने से मना करते हैं। तो स्कूल जाने से मना करने का जो असली कारण था, असली वजह थी, वो क्या थी? ईख की खेती। वो मतलब ईख पकने से पहले ही गुड़ बनाकर बाजार में बेचना चाहते थे। तो इसीलिए वो चाहते थे कि आनंद स्कूल ना जाए बल्कि इस काम में लग जाए। तो आपको ध्यान आ गया। ठीक है, कथानायक के फिर से स्कूल जाने में दत्ताजी राव की भूमिका, तो उनकी काफ़ी अच्छी भूमिका है, अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया। ठीक है, कथानायक के दादा उसे खेती के काम में लगाना चाहते थे, पढ़ाई को समय खराब करने जैसा मानते हैं। कौन? आनंद के पिता। इसीलिए कथानायक को 5वीं कक्षा से हटा देते हैं, परंतु अभी भी कथानायक में पढ़ने की उत्कंठा बनी हुई है। वे अपनी माँ को यह समझाते हैं कि दत्ताजी राव की मेरी पढ़ाई फिर से शुरू करवा सकते हैं। इसीलिए माँ बेटा दोनों दत्ताजी राव के पास जाकर
पूरी बात बताते हैं। दत्ताजी राव कथानायक को बुलाकर खूब डांटते हैं। वे उससे कहते हैं कि फिर तू क्या करता है। जब दत्ताजी राव ने कथानायक के पिता से बहस करना शुरू किया तो सारी बात सामने आ गई। उन्होंने दादा से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल खेती में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। तुमने उन माँ बेटे को आजकल बैल की तरह खेतों में जोत रखा है और स्वयं सारा दिन काम में घूमते रहते हो। दत्ताजी राव यह भी कहते हैं कि अगर तू बच्चे की फीस नहीं दे सकता तो मैं इसकी फीस के पैसे भर दूंगा, इसीलिए कल से यह स्कूल जाएगा। इस प्रकार कथानायक की पढ़ाई एक बार फिर से शुरू हो जाती है दत्ताजी राव की मेहरबानी से। ठीक है, तो आगे ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता जब हमने पूरे बड़े क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। जिसने ये क्लास देख ली, अगर कोई जूझ पाठ से प्रश्न आता है तो अच्छे से कर पाएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, हिंदी व्याकरण के लिए, एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।